Hello everyone, welcome to Mentor's Galaxy. This is Shruti and this video is part 4 of your solution chapter. The first 3 part has already been uploaded in our YouTube channel. Please watch that before watching this video. Okay? Now, ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, बट इससे खुशी होने से पहले आपको एक 40-20-40 का रूल बताती हूँ आज। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, बहुत टॉपर होते हैं, वो कम पढ़ के भी बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, और कुछ बच्चे दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, पर फिर भी उनका मार्क्स नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो 40-20-40 का रूल फॉलो करते हैं। क्योंकि वो 40-20 और 40 का रूल फॉलो करते हैं। अब क्या है ये रूल? ये रूल ये कहता है कि कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करना, कोई भी चैप्टर को पढ़ के पूरा अच्छे से समझ के कंप्लीट करना, इट्स जस्ट द 40% ऑफ द जर्नी। अब रिमेनिंग के 60% आते हैं आपके रिविजन से। यहाँ आपका रिविजन आता है, और फिर 20% आपका रिविजन आता है, और 40% बचा हुआ जो 40% है, दैट इज योर प्रैक्टिस, विच मीन्स क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है? तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने जेई की तैयारी करनी है, या फिर नीट की तैयारी करनी है, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको ये 40-20 और 40 का रूल फॉलो करके ही चलेंगे तो ही आप टॉपर बन सकते हो। यानी कि आपने जितना टाइम पढ़ने में दिया है उस चैप्टर को, उतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस करने में देना है, और बीच बीच में उस टॉपिक को हमेशा रिवाइज करते हुए चलना है। अब देखो, रिविजन होता है 2-3 तरीके से। एक तो आप पूरा नोट्स लेके बैठ गए, आपने अभी तक जितना पढ़ा है आप सारे नोट्स लेके बैठ गए और वो सब पढ़े जा रहे हो। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? बट उसका सोल्यूशन क्या है? हम यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड करने वाले हैं फॉर्मूला शीट। जी हाँ, फॉर्मूला शीट। यानी कि हमने सोल्यूशन चैप्टर में अभी तक जितने क्वेश्चन, जितने इक्वेशंस पढ़े हुए हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, उस सारे फॉर्मूलाज को वी विल राइट इट डाउन इन वन प्लेस, ओके, इन अ कंसाइज एंड स्क्वीज्ड वे। ओके, तो इस फॉर्मूला को, इसको लिखने से क्या होता है, आपने एक जगह पे छोटे छोटे से किसी पेपर पे या फिर एक किसी शीट पे सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लिए। आपको जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आपको बस वो शीट निकालना है, उस फॉर्मूले को एक बार गो थ्रू करना है, और बस यू विल बी रेडी टू गो, यू विल बी रेडी टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। और फिर अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने नोट्स खोल के देख सकते हो, है ना? तो ये तरीका होता है कि कैसे एक टॉपर पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये जो शॉर्ट नोट आपने बनाया है, ये जो फॉर्मूला शीट आपने बनाया है, दिस विल बी योर रामबाण इलाज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो तो टेक्निकली लास्ट वीडियो होगा, बट इसके बाद हम आपके लिए ये एक फॉर्मूला शीट भी लाने वाले हैं। ठीक है? तो बस आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए, अभी तक हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा था सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी देखा था हमने, फिर हमने देखा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम, फिर गैसेस इन लिक्विड पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा, उसके बाद हमने देखा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, फिर राउल्स लॉ देखा था, एजियोटोप्स क्या होते हैं वो देखा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है वो देखी थी, उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हमने देखा था। अब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मैंने बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होते हैं, जिसपे से ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इट। ओके, बाकी के 3 पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सेकेंड पार्ट हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड हो गया, और ऑस्मोसिस आपका फोर्थ पार्ट हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ओके, और ऑस्मोटिक प्रेशर उसी में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ लगाएंगे क्वेश्चंस, और फिर वी आर रेडी टू गो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, शुरू करने से पहले वी विल डू आवर फेवरेट थिंग विच इज मेंटल एक्सपेरिमेंट। ओके, वी विल डू आवर फेवरेट थिंग विच इज मेंटल एक्सपेरिमेंट। वी विल डू आवर मेंटल एक्सपेरिमेंट। अब देखो, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में मैंने लिया है सिर्फ सॉल्वेंट। क्या लिया है मैंने? सिर्फ एक सॉल्वेंट लिया है, आप वाटर मानो या फिर कुछ भी मान लो उसको, हमने एक सॉल्वेंट लिया है। और ये जो रेड बॉल्स दिख रहे हैं आपको, ये रेड बॉल्स है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये है आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो होता क्या है, जब नीचे से आपने यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, आपने मान लो नीचे से यहाँ पे हीट देना शुरू करना, तब क्या होता है?
ये जो जितने सारे लिक्विड यहाँ पे लिक्विड में प्रेजेंट है, जितने सारे सॉल्वेंट लिक्विड भी प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे करके इवापोरेट होना शुरू करते हैं, है ना। हमने ये चीज देखा हुआ है, धीरे धीरे करके इवापोरेट होना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे इवापोरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बाई चांस मैंने इसका लिड बंद कर दिया, ऊपर से मैंने यहाँ से ऊपर से अगर इसका लिड बंद कर दिया, तो धीरे धीरे इवापोरेट होते होते क्या होगा, यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे गैसियस फेज में। अब जैसे ही गैसियस फेज में मॉलिक्यूल बढ़ना शुरू होगा, गैसियस फेज का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, है ना। जितना गैसियस फेज में मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। और जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही ये प्रेशर बढ़ बढ़ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जैसे ही ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उसको हम बोल देते हैं कि उस टाइम पे वो सोल्यूशन बॉयल होना शुरू हो चुका है। ठीक है, दैट्स राइट। उस सोल्यूशन उसी टाइम को हम बोल देते हैं कि वो सोल्यूशन बॉयल होना शुरू हो गया है, और उस पॉइंट को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैं एक बार और आपको समझाती हूँ ये सब चीज। देखो, मान लो आपने यहाँ पे लिया एक बीकर, बीकर में हमने लिया, बीकर का ये जो लिड है, ये लिड हमने बंद कर दिया। ठीक है, बीकर का ये लिड मैंने बंद कर दिया, और फिर नीचे से मैं धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाते जा रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रही हूँ, यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में जा रहे हैं, गैसियस स्टेट में जाके प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि ऊपर का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका 1 एटमॉस्फेयर। जब ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अब बॉयल होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। देखो, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। एक मिनट, हाँ जी। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो हमने समझ लिया। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले यहाँ पे। ठीक है, ये जो पर्पल कलर का है, ये सारा सोल्यूट है। ठीक है, मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। अब देखा था हमने, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होने लगता है, क्योंकि ये जो रेड मॉलिक्यूल्स जा रहे ऊपर जा रहे थे, वेपर प्रेशर बढ़ा रहे थे। अब क्या होगा, ये पर्पल वाले जो बॉल्स है, पर्पल वाले जो मॉलिक्यूल्स है, वो उनको जाने नहीं देंगे, गैसियस फेज में जाने ही नहीं देंगे। और वेपर प्रेशर पहले जिस टेम्परेचर पे बढ़ रहा था, पहले जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा था, अब वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये रेड बॉल्स को ये जाने ही नहीं दे रहे हैं, है ना। ये जो रेड बॉल्स है, ये पर्पल बॉल उनको जाने ही नहीं दे रही है, तो ये वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे कैसे यहाँ का। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार पहले जैसे अगर T1 टेम्परेचर पे अगर हमारा वेपर प्रेशर हो जा रहा था इक्वल, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, इस जगह पे क्या हो रहा था, T1 टेम्परेचर पे यहाँ का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था। पर इधर पे क्या हो रहा है, जैसे आपने सल्यूट डाल दिया, उसके बाद आपको क्या देना पड़ा है, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा है। आप नीचे से यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, तब जाके ये जो है कहीं सारे सल्यूट या सॉल्वेंट मिलके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल रहे हैं अपने सोल्यूशन पे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ गया। पहले कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल कर जा रहा था, पर अब उसको बॉयल करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज हुआ, जैसे हमने सॉल्वेंट डालने पे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है बॉइलिंग के लिए, इसी चीज को हम बोल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो अब देखते हैं एक चीज। अब देखो, यहाँ पे हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, हमने मान लिया ये जो हमने T1 लिया था ना, T1 मतलब T1 टेम्परेचर पे ये पहले सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था T1 टेम्परेचर पे। इसको हम मान लेते हैं, T1 नहीं मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट को हम ऐसे दिखाते हैं ना, नॉट के फॉर्म पे दिखाते हैं, हमने देखा था। कोई भी चीज अगर प्योर दिखाना हो तो नॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। और इसको हम मान लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन है इसलिए हम इसको कुछ लिखेंगे नहीं एक्स्ट्रा, टीबी विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ओके, तो हम बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा फिर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आपका डेल टीबी, जो कि होगा कि कितना एलिवेट किया, मतलब कितना बढ़ा वो, तो हो जाएगा ना आपका जो ज्यादा है, ज्यादा क्या था, टीबी नॉट तो नहीं था, टीबी था। टीबी से अगर टीबी नॉट को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ना कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला अपने सोल्यूशन में, तो उससे हमारे टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट जो था वो बढ़ गया। कितना बढ़ा वो आपका निकलेगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, वो आपका निकलेगा इस फॉर्मूले से। अब इसी चीज को हम समझेंगे ग्राफ में। ठीक है, इसी चीज को अभी हम समझेंगे ग्राफ में। देखो अब यहाँ पे देखो, हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर इस पॉइंट से अभी 0 है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। हमने देखा ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखो, मैंने जब सिर्फ सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट जब लिया था, उस पॉइंट पे क्या होगा देखो, जैसे जैसे यहाँ पे मान लो इस टेम्परेचर पे हमने लिया, इस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर जो है वो कहीं यहाँ पे है। ठीक है, ये कहीं यहाँ पे है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ बढ़ा रही हूँ बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ऐसे करके वो गया, मैंने यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वेपर प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है करके बढ़ा। ओके, अब हम क्या लेंगे, सोल्यूशन का लेंगे। अगर यही चीज अगर हम सोल्यूशन में ले लें तो क्या होगा, सोल्यूशन का क्या था, उसी टेम्परेचर पे अगर आप देखो, पहले जिस टेम्परेचर पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर था, अब सोल्यूशन को अगर आप लोगे तो उससे वेपर प्रेशर कम ही होगा, है ना, क्योंकि सल्यूट मॉलिक्यूल उसको ज्यादा निकलने नहीं दे रहे हैं गैसियस फेज पे, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है सोल्यूशन का। ठीक है, तो अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कुछ यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे। अब क्या होगा, जैसे ही हम सोल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका भी वेपर प्रेशर धीरे 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 करके बढ़ेगा। ठीक है, उसका भी वेपर प्रेशर धीरे 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 करके बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ा, और कुछ ऐसा ग्राफ हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ हमारे पास आ जाता है। तो ये वाला जो रेड वाला था ये किसके लिए था, ये आपका सॉल्वेंट के लिए था, ये आपका सॉल्वेंट के लिए था, और ये पर्पल वाला जो है वो आपका सोल्यूशन के लिए था, पर्पल वाला सोल्यूशन के लिए था। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे मैंने मान लिया, इस पॉइंट की जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जो आपने लिया था वो बॉयल होना शुरू कर दिया, तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है, मतलब ये वाला जो कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, ये हम बोल सकते हैं ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि डेल टीबी हमने लिया था, डेल टीबी नॉट, सॉरी टीबी नॉट लिया था हमने, ये टीबी नॉट हो गया। और उसी तरीके से अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन का मैंने मान लिया ये एक पॉइंट था जहां पे आपका जो टेम्परेचर था वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर गया, तो इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को हमने क्या माना था, टी माना था, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमने क्या माना था, टी माना था। और इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग प्रेशर ये क्या है, ये जो कोरिस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है ये क्या होगा, गेस करो, ये प्रेशर क्या होगा। मैंने क्या बोला था, एक सोल्यूशन बॉयल कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रीच कर जाए। अब मैंने बोला ये पॉइंट और ये पॉइंट पे ये दोनों सोल्यूशन और सॉल्वेंट के सोल्यूशन और सॉल्वेंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो आप बोल सकते हो इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर होगा, देखो इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग, इन दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर होगा ये वाला, ये क्या है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट क्या है, 1 atm है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, समझ में आया इतना। और देखो अगर ये डेल टीबी है और ये टीबी है तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, पर ये टीबी नॉट है और ये टीबी है,
तो इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, ये गैप क्या होगा, ये गैप होगा आपका डेल टीबी, ये गैप आपका होगा डेल टीबी। ओके, आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जितना भी बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये डेफिनेशन भी हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम निकालेंगे कैसे, हम कैसे इसको फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है, इसका फॉर्मूला होता है एक कि डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, एक्चुअली रुक जाओ, देखो ये जो डेल टीबी होता है मतलब कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोलालिटी के। ठीक है, मोलालिटी के, नॉट मोलारिटी, मोलालिटी के होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मोलालिटी का प्रोपोर्शनलिटी साइन ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगेगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो जो है वो होता है आपका के बी। ठीक है, के बी लगता है, तो आप बोल सकते हो डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। और ये के बी क्या है, के बी आपका है, इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बहुत सारे नाम है, आप अच्छे से याद कर लो सबको। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये नाम आपको अच्छे से याद करना है। देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट कोई भी याद रख सकता है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कोई भी याद रख सकता है, ठीक है, लेकिन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ केबी। ये जो हमारे पास आया इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट आया, इसका यूनिट क्या होगा। देखो अब यहाँ से इस वाले इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लिया, अगर ये इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इस इक्वेशन से अगर मैं केबी निकालूं तो क्या निकलेगा, केबी अगर निकालूं तो क्या निकलेगा, डेल टीबी बाई एम निकलेगा। अग्रीड, क्या निकलेगा, डेल टीबी बाई एम। अब बताओ ये डेल टीबी का यूनिट क्या होगा, डेल टीबी का यूनिट केल्विन होगा। ठीक है, और एम यानी कि मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यही है ना फॉर्मूला हमारा मोलालिटी का। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो नीचे क्या है, केजी में है, तो नीचे आपका यूनिट बाई केजी रहेगा। ठीक है, अब इसको अब अगर अरेंज करके हम अगर लिखे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केल्विन। ये देखो ये पूरा चीज ऊपर चला जाएगा ना, इसको मैं एक बार ऐसे लिखती हूँ, देखो मोल्स और ये केजी पर केजी है यहाँ पे, और ये दोनों का हो गया माइनस का साइन। ठीक है, अब क्या होगा, इसको अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो केल्विन, रुक जाओ, ये देखो केजी भी इन्वर्स में है, यहाँ पे भी ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे केजी जो हो जाएगा वो ऊपर आ जाता है, और ये मोल के ऊपर इन्वर्स का साइन आ जाता है, मोल इन्वर्स। तो हमारा जो यूनिट ऑफ केबी है वो हो जाएगा आपका केल्विन केजी मोल इन्वर्स। ओके, समझ में आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज समझना है, हमें मोलालिटी का फॉर्मूला पता है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है ना, बाई पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना सॉल्वेंट लिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट बोलना तो गलत होगा बट लिख लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा एक्चुअली, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है ना। अब देखो
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट निकलता है। और देखो एक्चुअली जब भी हम कोई वेट लेते हैं केमिस्ट्री में तो वो क्या होता है, यूजुअली हम ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लो मैंने आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है W1 ग्राम्स, ठीक है, W1 ग्राम्स दिया हुआ है, इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। मान लो आपको दिया हुआ है W1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है, इसको अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? 1 ग्राम में आपका 1/1000 केजी होता है, तो आपका W1 ग्राम में कितने केजीज होंगे? W1/1000। एनी डाउट्स इन दिस? आई गेस नॉट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे अगर हम W1 लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर W1 दिया हुआ है हमें, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे W1/1000, यहाँ पे हम लिख सकते हैं W1/1000। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमने W1 ही क्यों लिया, मैंने बोला था यूजुअली जो सल्यूट होता है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो सल्यूट होता है उसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लो आप कहीं पे, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट के लिए और 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम सॉल्यूट के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से आपका ये मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? W2/M2 इंटू ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि W1 नीचे रहेगा और ये 1000 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला किसका? मोलालिटी का फॉर्मूला आ गया। अब देखो ये वाले फॉर्मूला को अगर मैं टीबी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ से? एक्चुअली इतना कुछ हम कर क्यों रहे हैं ये आपको अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। तो इसको ये टीबी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? KB/M, ठीक है। अब M की जगह पे हम यहाँ पे बिठा देंगे ये वाला वैल्यू, यानी कि W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो क्या होता है, यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई केमिस्ट्री का, तो हमें जो सल्यूट का मास होता है, ये जो सल्यूट का मास है यहाँ पे, ये सल्यूट का मास हमें निकालना होता है, मतलब सल्यूट का मास कितना है, और हमें ये डेल टी भी पता होता है, ये डेल टी भी हमें पता होता है, और वहां से हमें सल्यूट का मास निकालना होता है। तो वो निकालने के लिए हमें यहाँ से एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला चाहिए। हम इसीलिए यहाँ पे इतना कुछ कर रहे हैं, और यहाँ से हम सिंपली M2 का वैल्यू निकालना है हमें। तो M2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 को उधर भेजेंगे और ये टी भी नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या हो जाएगा M2 का फॉर्मूला? M2 का फॉर्मूला हो जाएगा KB इंटू W2 इंटू 1000 बाई यहाँ पे डेल TB इंटू W1। ओके, ये हो गया आपका M2 का फॉर्मूला। अब ये जो इक्वेशन आपका बना ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, ये पूरा आप याद कर लो, ठीक है। तो चलो आप आगे बढ़ते हैं। और याद रखना इस इक्वेशन में एक चीज बताना भूल गई मैं, ये चीज याद रखना, ये जो W1 है इट इज ऑलवेज इन ग्राम्स। जब भी ये इक्वेशन लिखो साथ में ये चीज आप लिख लो कि W1 जो है वो हमेशा ग्राम्स में होगा, ओके, वरना ये कंफ्यूजन आएगा कि ये 1000 कहाँ से आ गया, है ना, तो ये ना रहे, इसीलिए आपको लिखना है W1 ग्राम्स में रहता है। तो चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब 3rd नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स है। ओके, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अब देखो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, आपने मान लो एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, अगेन एक सोल्यूशन लिया आपने, ये सोल्यूशन को जब आप फ्रीज करने की कोशिश करते हो,
तो क्या होता है, जब आप फ्रीज कर रहे हो तो क्या होता है, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो, है ना, एक सोल्यूशन में आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, और एक पॉइंट ऐसा होता है कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्शन होता है, उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन देखो, फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का एक्चुअल डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे, अब इसका मतलब समझाती हूँ मैं। देखो, मान लो यहाँ पे आपने वाटर लिया है बीकर पे, आपका किसी एक टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने यहाँ पे मान लिया TF0 है, ये TF0 टेम्परेचर पे आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये भी लिक्विड पे है, या फिर मैंने मान लिया T टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड पे है। आप फिर T टेम्परेचर को और ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हो, एक टेम्परेचर ऐसा आ रहा है कि ये जो है ये यहाँ पे सॉलिड बन गया, यहाँ पे सॉलिड बन गया, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे हम क्या बोलते हैं, ये जो टेम्परेचर, जो सॉलिड, जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड बन गया, उस टेम्परेचर को हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इस टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे कुछ रहते हैं, ये वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाएगा आपके सॉलिड फेज के। मतलब ये प्योर वाटर अगर आप सॉलिड फॉर्म में लो, यानी कि आइस फॉर्म में लो, उसका जो वेपर प्रेशर होगा ये उसके इक्वल हो जाएगा, और जिस टाइम पे ये उसके इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर, उसी टाइम पे हम इसको बोल देंगे कि इसने वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट अटेन कर लिया है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट अटेन कर लिया है, समझ में आया ये? अब देखो, इसका एक ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ ध्यान से देखना, या फिर इसी कलर से करते हैं। देखो, मान लो आपने, अच्छा उससे पहले मैं सल्यूट वाला कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। यहाँ पे जब आपने नॉर्मल टेम्परेचर डिक्रीज करा तो ये वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, और जैसे ही आपने ये सल्यूट डाला ना, यहाँ पे कुछ सल्यूट यहाँ पे सोल्यूशन में डाला, ये वाटर में आपने जैसे ही सल्यूट डाला तो क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले टेम्परेचर TF पे फ्रीज हो रहा था, ठीक है, ये टेम्परेचर TF पे फ्रीज हो रहा था। लेट्स सपोज ये TF नहीं है, ये TF0 है, क्योंकि ये वाटर प्योर वाटर के लिए है ना, प्योर सॉल्वेंट को हम लोग TF0 लेंगे। तो पहले ये TF0 पे फ्रीज हो रहा था, लेकिन अब जैसे ही हमने इसमें सल्यूट डाल दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे सल्यूट डाल दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये TF0 पे नहीं फ्रीज होगा, ये अब क्या होगा, उससे भी लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ठीक है। पहले जो TF0 पे ही फ्रीज हो जा रहा था, ये अब TF0 पे नहीं होगा, ये उससे भी कोई लोअर टेम्परेचर होगा, उस पे जाके फ्रीज होगा, ठीक है। और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को मैंने मान लिया ये TF है। TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और ये क्या है आपका TF0, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या फिर प्योर सॉल्वेंट, जो भी आप बोलो, ठीक है। अब देखो, इसको समझ के अब हम एक ग्राफ समझेंगे, ये वाला ग्राफ समझेंगे। ये ग्राफ भी आपका NCERT में अवेलेबल है। देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मान लो यहाँ पे तो हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर कम करेंगे और ये हमारा वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कम करेंगे और ये वेपर प्रेशर हमारा कम हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सोल्यूशन की बात करें, तो सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन उस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे अगर इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे था, तो सोल्यूशन लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर उससे कम ही होगा, है ना, अभी हमने देखा था। तो सोल्यूशन लिया तो उसका वेपर प्रेशर उससे कम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर ऐसे कम हो रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ऐसे कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो, मैंने माना इस पॉइंट पे आके, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके मान लिया मैंने कि ये जो सोल्यूशन है फ्रीज हो गया। ये जो सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था ना, ये क्या था, पिंक वाला हमारा सॉल्वेंट है,
पिंक वाला हमने माना है सॉल्वेंट है और ये पर्पल वाला आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो इस टेम्परेचर पे मैंने मान लिया ये सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज कर चुका है, तो ये इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैं इस कलर से लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर हम ये टेम्परेचर को देखें जहाँ पे सोल्यूशन मैंने मान लिया इस टेम्परेचर पे सोल्यूशन फ्रीज हो गया, यहाँ पे आके जो सोल्यूशन था वो फ्रीज हो गया, इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर बनेगा इसको हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को हमने TF लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये TF है और ये TF नॉट है, अब देखो कितना टेम्परेचर कम हुआ सल्यूट के ऐड करने पर, उसको हम बोलते हैं डेल TF, ठीक है। डेल TF तो आप जानते हो ये जो गैप है ये हो गया आपका डेल्टा TF, ठीक है। ये जो गैप है ये आपका हो गया डेल्टा TF, ठीक है। अब अगर डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, डेल TF इज इक्वल्स टू कितना होगा, हाइयर माइनस लोअर होगा, तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, TF नॉट है, देखो यहाँ पे TF नॉट ज्यादा है TF से, ठीक है। तो TF नॉट माइनस TF हो जाएगा, ठीक है। TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, हमने जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, उस टाइम हमने क्या लिया था, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट लिया था, क्योंकि वहां पे जो वेपर प्रेशर था, वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ रहा था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिप्रेशन होने की वजह से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम प्योर सोल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन का टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अ सोल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड, यही मैंने भी बताया आपको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो सिमिलरली यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का भी अपने पास एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, कि जो डेल TF है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, यानी कि सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक है। और अगेन यहाँ पे अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, और यहाँ पे लगता है कांस्टेंट KF, ओके। और ये KF का अगेन बहुत सारा नाम है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम बोलते हैं काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में था इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और यहाँ पे आपका काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और यूनिट ऑफ KF कैसे निकालोगे, सिमिलरली देखो यहाँ पे भी अगर अब KF का यूनिट निकालोगे तो एकदम सेम KB की तरह निकलेगा, कैसे, वहां पे TB/M था, यहाँ पे डेल TB/M था, यहाँ पे डेल TF/M हो जाएगा बस, ठीक है। यूनिट्स तो सेम ही रहेंगे ना, डेल TF रहे डेल TB रहे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट रहे या फ्रीजिंग पॉइंट रहे, टेम्परेचर का यूनिट तो सेम रहेगा। तो सिमिलरली जैसे हमें KB का निकला था यूनिट, सेम यहाँ पे भी निकलेगा, जो कि हो जाएगा केल्विन kg मोल इनवर्स, ये आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ KF, ओके। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट का यानी कि KF जो है उसको हम लोग काइरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और KB को हम लोग क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। पर इसको याद कैसे रखेंगे, एग्जाम में यही दो नाम देके ना बहुत कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ पे TB लिखते हैं हम और यहाँ पे KF लिखते हैं। TB मतलब क्या होता है कि TB को हम लोग क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और TF को हम बोलते हैं काइरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। TF को बोलते हैं हम लोग काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। अब कौन सा कब क्या हो जाएगा, ये इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको याद कैसे रखें, कि कौन सा किसका है। याद रखने का तरीका ये है कि ये जो TB है, देखो B में B आ रहा है, ठीक है, इब्लियो में भी B आ रहा है, TB में भी है और EB में भी है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, TB में भी है और EB में भी है।
और साथ में टी एफ जब आप ले रहे हो, ये टी एफ जब आप ले रहे हो उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने टी लिखा है क्या, ये टी तो नहीं होगा, ये के होगा ना, रुक जाओ, ये के होगा, यहाँ पे भी ये के होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के एफ है, के एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, जमने वाला, यानी ठंडी ठंडी चीजें। तो अब याद करो ठंडे में हम क्या करते हैं, ठंडे में हमें नहाना पसंद नहीं होता और हम बच्चों की तरह रोने लगते हैं कि नहीं हमें ठंडे में नहीं नहाना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टी एफ, टी एफ से आपको फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए, याद आना चाहिए। और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ठंडे, ठंडे का टाइम, और ठंडे में हम नहाना नहीं चाहते, नहाने के नाम से ही हमें रोना आता है, क्राई होता है ना, सी आर वाई, क्राई है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया है कि आप कैसे याद रखोगे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली जैसे हमने पीछे डेरिवेट किया था M2 यानी कि मोलर मास का फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम डेरिवेट करेंगे। किसका फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे हम, यहाँ पे भी M2 का ही फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमें निकालना है, M2 का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था, क्या होता है, M2 का फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला था ना, यही निकाला था हमने, आप चेक कर लेना, हमने M2 का फॉर्मूला यही निकाला था, मोलैलिटी का, M2 नहीं सॉरी M का फॉर्मूला निकाला था हमने, यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने ये निकाला था। तो उसी तरीके से टी एफ का फॉर्मूला फिर क्या निकलेगा, टी एफ का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, है ना। अब यहाँ से m का वैल्यू पुट कर दो, m का वैल्यू यानी कि मोलैलिटी का वैल्यू पुट कर दो। मोलैलिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1, ठीक है, यही होगा। यहाँ से अगर मैं M2 निकालने की कोशिश करूँ तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा, W2 इंटू 1000 बाई del TF इंटू W1, ओके। ये आ जाएगा आपका M2 का फॉर्मूला, ठीक है, ये आपका आ जाएगा M2 का फॉर्मूला। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है और एक जगह लिख के रख लेना है, ठीक है। तो चलो, अच्छा हमने तो यूनिट देखा ही नहीं, अच्छा यूनिट तो मैंने बता दिया ना, यूनिट बताया था मैंने, हाँ बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला है, या फिर एक अलग सा फॉर्मूला है अपने पास डायरेक्ट के एफ निकालने का, यानी कि सॉरी काइरोस्कोपिक कांस्टेंट निकालने का, ठीक है। आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आर इंटू M1 इंटू टी एफ का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये आर जो है, ये आर आपका रियल गैस कांस्टेंट है, टी एफ फ्रीजिंग टेम्परेचर है, और ये डेल एच, ये डेल फ्यूजन जो है ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखते जाओ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम के बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, आर इंटू M1 इंटू टी बी का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल वेपराइजेशन एच। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या है आपका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ओके। ये टीबी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे आर जो है वो आपका रियल गैस कांस्टेंट है। M1 क्या है, M1 आपका मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, 1 हम लोग सॉल्वेंट के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आया, ये भी आपको लिख के रखना है। चलो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है आपका, मान लो आपने आपने रेजिन लिया, किशमिश लिया, ठीक है, किशमिश को अगर हम ऐसे अगर देखें तो ये कैसा सिकुड़ा हुआ सा रहता है ना, कैसा सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है।
पर जैसे ही इसको हम पानी में डाल दें, जैसे हम इसको पानी में डाल दें, ये बिल्कुल फूल जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल फूल के गुब्बारा जैसा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन हम अभी पढ़ेंगे ऑस्मोसिस में। ठीक है, ये होता है आपका ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो, जब भी आपकी मम्मी घर पे अचार बनाती हैं तो उसको नमक वाले पानी में आम को डुबा के रखती हैं कुछ देर तक, नमक वाले पानी में आम को डुबा के रखती हैं। तो उससे क्या होता है, जब नमक वाले पानी से जब आम को निकालती हैं तो वो क्या होता है, एकदम सिकुड़ के निकलता है। ठीक है, जब आप नमक वाले पानी से आम को निकालोगे तो एकदम आम एकदम सिकुड़ के निकलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबका कारण है ऑस्मोसिस। सबका कारण क्या है? ऑस्मोसिस है। ठीक है, अब कैसे है, क्या है, अब ये हम लोग समझेंगे। ये एक्चुअली होता है क्यों? ये होता है एक्चुअली, ये जो किशमिश के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। किशमिश का जो ये जो स्किन है, ये स्किन एक्चुअली है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को, जब आपने इसको वाटर में डाला था, ये मान लो ये वाला वाटर है, आपने जैसे ही इसको वाटर में डाला था तो क्या होता है, वाटर को ये अंदर जाना अलाउ करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर को ये अंदर जाना अलाउड करता है। वाटर किशमिश के अंदर जा सकता है, लेकिन जो किशमिश के अंदर का मटेरियल है वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो इसका स्किन है ये अलाउ कर रहा है कि वाटर अंदर जाए, पर ये बाहर किशमिश का जो मटेरियल है उसको बाहर जाने से ये रोक दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वाटर के लिए तो परमिएबल है, पर ये जो इंटरनल मटेरियल ऑफ द किशमिश जो है उसके लिए नॉन परमिएबल है। ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसा जो स्किन या फिर ऐसा जो मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों को अलाउ करे अंदर या बाहर जाना, उसको हम लोग बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, a semi-permeable membrane is defined as the membrane that allows the passage of some molecule but not others। मतलब कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहा है बट सबको नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सल्यूट। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो वाटर को तो अलाउ करता है, यानी कि वो सॉल्वेंट को तो अलाउ करता है। ठीक है, सॉल्वेंट को तो अलाउ कर रहा है इधर उधर जाने के लिए, पर सल्यूट के लिए वो परमिएबल नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम समझेंगे, यूजुअली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे होते हैं। ये ब्लू कलर के जो है ये सारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इसको मैंने माना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये आराम से पास कर जा रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े जो सल्यूट है, ये सारे जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है, ये सब बड़े होने के कारण ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पार नहीं जा पा रहे। ठीक है, और ये इसी प्रोसेस को, जो कुछ चीज़ों को ये अलाउ कर रहा है कुछ चीज़ों को नहीं कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया एक सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ब्लॉक्स आपने लगाया है। यहाँ पे ये जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे आपने लगाया हुआ है। अब इस तरफ सोल्यूशन है, यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे आपने सोल्यूशन लिया है, और इधर पे प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि प्योर वाटर है। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे प्योर वाटर है। अब देखो वाटर यहाँ से यहाँ तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन सल्यूट यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। सल्यूट जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ ध्यान दो। यूजुअली क्या होता है, हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस कैसे होता है। देखो हम लोग पहले ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। यूजुअली क्या होता है, देखो ये जो प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। यूजुअली जो मूवमेंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, यूजुअली प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ क्यों मूव हो रहा है। हम तो यूजुअली देखते हैं ना, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां से लो की तरफ जाता है। ठीक है, यूजुअली हम नेचर में क्या देखते हैं, जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वहां से लो की तरफ जाता है। हवा भी चलती है, तो क्यों चलती है, क्योंकि वहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन पे जाता रहता है इवेंट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है,
यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन आपका इस तरफ हाई है, मतलब सोल्यूशन की तरफ ही कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो यहाँ क्यों सॉल्वेंट की तरफ से सल्यूट की तरफ जा रहा है, सॉरी सोल्यूशन की तरफ जा रहा है? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो एक्चुअली सल्यूट मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जब भी देखेंगे यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन हम जब भी देखेंगे तो वो सॉरी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। यूजुअली हम कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, पर यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखो इस तरफ राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, इसीलिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ये आराम से जा पा रहा है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो अभी 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 हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या बोल दिया, अब देखो होता क्या है, मैं इसको मिटा रही हूँ। होता क्या है, जब भी आप एक सोल्यूशन या सॉल्वेंट या ऐसा कुछ सेटअप ले रहे हो, इस टाइप का अगर आप सेटअप ले रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है, यूजुअली वाटर इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। पर क्या हम किसी तरह ये जो वाटर है, किसी तरह ये जो वाटर का फ्लो राइट टू लेफ्ट है, इसको हम बंद कर सकते हैं? एक्चुअली हम बंद कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन साइड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दे, सोल्यूशन साइड पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दे, तो जितना वाटर यहाँ से यहाँ पे आ रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे वो धीरे धीरे आना रुक जाएगा, यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा फिर भी ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड, इसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जितना प्रेशर लग रहा है आपको जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पाई से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उस सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और देखा था हमने, तो हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर है ये प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, किससे होता है, मोलैरिटी के, मोलैरिटी से प्रोपोर्शनल होता है ये। और ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सी। यहाँ पे हमने मोलैरिटी को सी से डिनोट किया है, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पे हमने मोलैरिटी को सी से डिनोट किया हुआ है ऑफ द सोल्यूशन एट टेम्परेचर टी। कोई भी टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रही है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन निकल के आता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, बोला हमने, सी के, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है, सी, मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, ठीक है। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर ये हटाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, अगेन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है आर टी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होता है आर टी, टी इज योर टेम्परेचर, तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं सी आर टी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। अब देखो ये सी क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2 से, ठीक है। और वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम पे वो डिजॉल्व हुआ है, उसको हमने मान लिया V, और यहाँ पे ये R था जैसे और T था वैसे, ठीक है। इसको हम लोग पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल्स टू N/V, N2/V इंटू RT, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ आपको भी समझ में आएगा मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। ये देखो ये V को मैंने भेजा उधर,
v को मैंने भेज दिया उधर, तो क्या हो जाएगा v इंटू पाई। अब सिंपल सा इक्वेशन था, मैं उसमें ये सब क्या कर रही हूँ अभी समझ में आ जाएगा। उधर भेजा, यहाँ पे n2 बचा, और ये आर टी को भी हमने क्या किया उस साइड भेज दिया, आर टी को भी हमने क्या किया उस साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा। अब ये n2 आ गया। अब n2 का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। देखो आ गया ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, इसी को निकालने के लिए हमने सब कुछ किया है इतना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई वी इंटू आर टी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं m2 निकालूं क्या निकलेगा, m2 उधर जाएगा और ये सारा चीज नीचे आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं निकालूं m2 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, W2 इंटू आर टी बाई पाई कैपिटल पाई इंटू बी, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, m2 यानी कि मोल फ्रैक्शन, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब सिंस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आगे के टॉपिक्स जो कुछ बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तब वो सारे करवा दूंगी, ओके। अभी भी हमें एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस देखने हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ने हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है, वो सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, and also comment your views in our comment section. Thank you.